गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संधि का पालन कैसे किया जाता है और संधि के पालन करने के पीछे कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया गया है। वैसे तो संधि को मनवाने के लिए कई तरह के उपायों का वर्णन हमें मिलता है। प्राचीन काल में भी संधियों को मनवाने के लिए अनेक उपायों का वर्णन हमने पढ़ा है, अध्ययन भी किया है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक ग्रंथ में संधियों के पालन करने के कई तरह के उपयोगों के बारे में बताया है, उपायों के बारे में बताया है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि संधि के पालन करवाने के पीछे जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, और इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा हम अपने इस व्याख्यान में करेंगे। तो पहला सिद्धांत है संधियों की पवित्रता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि संधियां या संधियों को पवित्र समझा जाता है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य संधि या समझौता किया जाता है तो वो स्वतः ही उसके पालन के लिए या उसका पालन स्वतः ही करते हैं। राज्यों द्वारा संधियों का पालन वैसे विशेष रूप से इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि संधियों का पालन करना एक प्रकार से धर्म अथवा कर्तव्य भी समझा जाता है। इसके पीछे कारण है कि संधियों को पवित्र समझा जाता है। रोमन कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धांत यह था कि राज्यों को एक दूसरे के साथ किए गए समझौतों अथवा संधियों का आदर करना चाहिए। रोमन भाषा में इस सिद्धांत को ही पैक्टा सन्ट सर्वेंटा कहते हैं। रोमन कानून में इस सिद्धांत को बड़ी मान्यता प्रदान की गई और ये कहा गया कि संधि एक प्रकार का अनुबंध है जिसका पालन करना परम आवश्यक है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को दिए हुए वचन का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जिस प्रकार वैयक्तिक क्षेत्र में प्राण जाए पर वचन न जाए के नैतिक सिद्धांत का पालन करना अभीष्ट समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि ऐसा न हो तो संधियों को पवित्र और पालनीय न माना जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। न्याय इस बात की मांग करता है कि यदि राज्य कुछ दायित्व अपने ऊपर लेते हैं तो उन्हें उनका निर्वाह भी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार सद्विश्वास होना चाहिए। संधियों की विधि पर वियना अभिसमय 1969 महत्वपूर्ण है, जिसे 27 जनवरी 1980 से लागू माना जाता है। संधियों की विधि पर वियना अभिसमय 1669 को बहुत अधिक जरूरी मानते हुए इसको स्वीकार किया गया है और लागू भी किया गया है। इसके अनुच्छेद 26 में पैक्टा सन्ट सर्वेंटा के सिद्धांत को अपनाया गया तथा इसका अर्थ भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक लागू संधि पक्षकारों पर बंधनकारी होती है और उन्हें इसी सद्भाव में पूरा करना चाहिए। इस सिद्धांत के न होने पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते निरर्थक बन जाएंगे तथा अराजकता की सी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए संधियों को पवित्र माना गया है और उसकी उल्लंघना करना महापाप समझा गया है। जर्मनी ने सन 1914 में बेल्जियम के तटस्थता के संधि पत्र को एक कागज का टुकड़ा बतलाया था और उसका उल्लंघन किया था। उस समय सारे सभ्य संसार ने एक स्वर से उसके इस कार्य की घोर निंदा की थी। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि संधियों की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है और ऐसी दशा में संधि में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इस बात का समर्थन रोमन कानून ने भी किया है। दूसरा सिद्धांत है स्थिति की अपरिवर्तनशीलता। रोमन कानून का मौलिक सिद्धांत इस बात का समर्थक है कि यदि संधि की परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है तो संधिकर्ता दोनों पक्ष संधि शर्तों का पालन करते रहेंगे और इस बात का समर्थन रोमन कानून के इस शब्द समूह के द्वारा होता है। उस शब्द समूह का नाम है रिबस सिक स्टेंटिबस, अर्थात वस्तुओं की वर्तमान स्थिति बनी रहने या यथास्थिति का नियम।
अर्थात जब तक संधि की मौलिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता तब तक उसकी शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। इस कानून को दीवानी विधि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि ने भी अपना लिया है। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत का सार यही है कि यदि संधि करने के बाद परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन आ जाते हैं तो उनका पालन करना जरूरी नहीं रह जाता। परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर संधियों के बहिष्कार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। सन 1856 में क्रीमिया के युद्ध में परास्त होने के पश्चात पेरिस की संधि में रूस पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वह काला सागर में अपनी जंगी जहाज़ों का बेड़ा नहीं रख सकेगा। सन 1870 में रूस ने संधि की इस शर्त को इस आधार पर तोड़ा था कि पेरिस की संधि अब से 14 वर्ष पूर्व हुई थी। तब से अब तक परिस्थितियों में बहुत कुछ अंतर पड़ गया है और इन परिवर्तित परिस्थितियों में पेरिस की संधि का पालन करना रूस के लिए संभव भी नहीं था। तो संधि इसलिए की जाती है कि उसका पालन किया जाए। यह शर्त सदैव उस संधि में अस्पष्ट अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निहित रहती है। राज्य उसी समय तक संधि का पालन करता है जब तक उसमें संधि पालन करने की सामर्थ्य रहती है। अपनी सत्ता का अंत करके अथवा अपने आप को गंभीर क्षति पहुंचाकर कोई राज्य संधि का पालन नहीं कर सकता। हॉल ने भी इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य उस संधि की अवहेलना कर सकता है जब वह उस राज्य की जनता के अधिकारों और कल्याण के लिए घातक हो। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 1947 में भारत ने कश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा करना स्वीकार किया था। अब भारत का कहना है कि पाकिस्तान के सैनिक संधियों में आबद्ध हो जाने के कारण उसके पास प्रचुर युद्ध सामग्री आ गई है। फलतः भारत की आत्मरक्षा के लिए संकट पैदा हो गया है। इस बदली हुई परिस्थितियों में भारत अपने वचन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 13 अप्रैल 56 को श्री नेहरू ने कहा था, पाकिस्तान को प्राप्त होने वाली सैनिक सहायता और सैनिक गुटों की सदस्यता ने जनमत संग्रह के प्रस्ताव के मूल आधार को ही नष्ट कर दिया है। वर्तमान कश्मीर के मामले में परिस्थितियां हम सभी से छिपी हुई नहीं हैं और कश्मीर को लेकर जो भी निर्णय किए गए हैं उसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन पूर्व में इस संधि को लेकर बहुत कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था। परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता एक बहुत ही लचीला शब्द है और प्राय इसकी उदार व्याख्या के आधार पर अनेक राज्य अपनी संधियों को भंग करते रहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के आविर्भाव के समय से ही विधि शास्त्रियों में इस शर्त से या हम यूँ कहें कि इस शर्त के संबंध में बड़ा ही विवाद रहा है। तो परिस्थितियों की अपरिवर्तनशीलता के सिद्धांत के दुरुपयोग की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और इसकी आड़ लेकर राज्य अपनी संधियां भंग करते रहते हैं। आजकल सामान्य रूप से ये माना जाता है कि इस सिद्धांत को केवल अपवाद के रूप में ही लागू किया जाए, क्योंकि वेटिल ने कहा था कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में आने वाला परिवर्तन संधि में किए गए वचनों के पालन को रोक सकता है जिसके कारण संधि की गई थी। तो इस तरह से दूसरा सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगला सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत, जिसका नाम है पेक्टा टर्टिस नोसेंट नेक प्रोसेंट। अर्थात संधियों का यह सामान्य सिद्धांत माना जाता है कि संधियां केवल संविदाकारी पक्षकारों पर ही आबद्धकारी होती है, बाध्यकर होती है। अर्थात संधि से उद्भूत अधिकार तथा बाध्यताएं केवल संधि के पक्षकारों पर आबद्ध कर होते हैं, न कि अन्य राज्यों पर बिना उनकी सहमति के। तो इस रूढ़िगत विधि के सिद्धांत को लैटिन की शुक्ति लैटिन भाषा में कहा गया है पेक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट कहा गया है। और वियना अभिसमय के अनुच्छेद 34 में भी कहा गया है कि कोई संधि किसी तीसरे राज्य के लिए बाध्यताओं या अधिकारों का सृजन उसकी सम्मति के बिना नहीं कर सकती। तो ये है संधियों के पालन करवाने के पीछे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार किए गए हैं या जिनकी चर्चा की जाती है। इसके अलावा भी संधि को मनवाने के लिए कुछ
सामान्य उपाय हैं जो प्रचलन में देखने में आते हैं हमें। जैसे संधि का पालन करने वाला पहला उपाय ये माना गया है कि बंधकों को यानी व्यक्तियों को बंधक के रूप में रखा जाता है। संधियों को मनवाने के लिए संधिकर्ता को अपने किसी निजी संबंधी को जमानत के रूप में समर्पित भी करना पड़ता है। यदि संधि का पालन नहीं किया जाता तो जमानत के रूप में समर्पित व्यक्ति के साथ कैसा भी व्यवहार किया जा सकता है। और दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि दोनों पक्ष संधि करते समय ही संधि के पालन की शपथ भी लेते हैं। और संधि को पालन कराने का यह है कि एक उपाय जिसमें हम कह सकते हैं चल संपत्ति गिरवी के रूप में रख दी जाती है, परंतु लगभग यह प्रथा बंद सी हो गई है। और कई बार पराजित राज्य की आमदनी को हर्जाना वसूल करते रहने के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि में ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। एक उपाय यह है कि विजेता द्वारा विजित से संधि पालन कराने के लिए कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया जाता है। और संधि पालन कराने का यह एक तरीका है कि कुछ राज्य इस बात की प्रतिभूति करते हैं यानी गारंटी करते हैं कि अमुक देश संधि का पालन करेगा। सन 1925 की लोकार्नो की संधि के पालन करने की प्रतिभूति ब्रिटेन ने की थी। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो संधि को मनवाने का एक और उपाय जो वर्तमान में प्रचलन में कहा जा सकता है वह यह है कि अन्य राज्य संधि तोड़ने वाले देश के साथ सम्मिलित रूप से सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही भी करते हैं। तो ये संधि को पालन करवाने के पीछे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अलावा कुछ और भी प्रचलन में उपाय हैं जिनके कारण संधियों का पालन विभिन्न राज्यों के द्वारा स्वेच्छा से भी किया जाता है, कई बार शर्तों के अधीन होते हुए भी किया जाता है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव के कारण भी किया जाता है, क्योंकि उसके विरुद्ध अन्य राज्यों के द्वारा जिसने कि संधि का उल्लंघन किया है उस पर या उसके विरुद्ध दूसरे राज्य सामूहिक कार्यवाही भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक कार्यवाही भी की जाती है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संधियों का पालन कैसे किया जाता है या क्यों करवाया जाता है और उसके पीछे कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। धन्यवाद।